आज मैं आपको बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट कैसे इशू करें और उसका अमेंडमेंट क्या आया है वो ताल्लुक से बताऊंगा। सबसे पहले 9 पेजेस का पीडीएफ है, आप समझ लीजिए। 9 पेजेस पीडीएफ को मैं 1 बाय 1 पेज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप मेरे पीडीएफ वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझे। ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये हर एक को पता होना चाहिए बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट कैसा इशू करते हैं, अगर हमने इशू नहीं किया है तो अभी तक का। ओके, देख लीजिए। सबसे पहले ये जो ये सर्कुलर है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये 12 मार्च 2025 को आया है, अमेंडमेंट आया है। ओके, इस सबसे पहले ये कानून बना था 1969 के अंदर, उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू 2023 में ये बात बताई गई, इससे गई है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इशू करेंगे। ओके, तहसीलदार के थ्रू इशू किया जाएगा, यही बात बताई गई। भाई कुछ खास नहीं है, लेकिन 2023 के बाद 1 साल तक चलते रहा, लेकिन बाद में इस तरह गवर्नमेंट के निगाह में ऐसा आया कि इलीगल माइग्रेंट बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो इस वजह से इसे फिल्ट्रेशन करना चाहिए कि वो ना, ताकि ना बनाए। ये बात बताई गई है प्रस्ताव के अंदर, प्रस्तावना में। ओके, और ये 2 चीज़ों में मतलब कि डिवाइड किया गया है। पहला चीज़ में ये की गई है, समझ लीजिए आप, अनअवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आप कैसा इशू करें, अनअवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसा इशू करें, जिसे आप एनईसी कहते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे इशू करें, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट किसे कहते हैं? अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जैसे आपका ग्राम पंचायत, नंबर 2 ग्राम, अगर आप खेड़े पे रहते हो, देहात में रहते हो, तो आपका ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड होगा। अगर आप नगर पालिका में रहते हो, नगर परिषद में, तालुका पुलिस में रहते हो, या नगर परिषद में रहते हो, या नगर पालिका में रहते हो, ऐसी छोटी सिटी में, तो वहाँ आपका रिकॉर्ड होगा, जो भी आपको नगर परिषद होंगे। या तो आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हो, महानगर पालिका, तो वहाँ आपका रिकॉर्ड होगा। उस सूरत हाल में आपका अगर रिकॉर्ड है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको एनईसी मिलेगा। एनईसी बोलते हैं नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। आपका रिकॉर्ड नहीं है, आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। किसके जरिए बना सकते हैं? तहसील ऑफिस के जरिए। ये होगा पहला। अब इसको कैसा इशू करना चाहिए, उसका मतलब कि पूरा प्रोसेस बताया गया है। दूसरा, ये इशू होने के बाद में आपको तहसील ऑफिस से किस तरह से इशू करेंगे, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो बताया गया है। एंड 2 प्रोसेस बताए गए हैं, और दोनों प्रोसेस में मेन चीज ये रखी गई है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में ये रखा गया है पंचनामा। दोनों में पंचनामा है। पंचनामे की वजह से मतलब ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन कर दिया गया है। ये बात समझ लीजिए, ये हो गया, आपके समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब सबसे पहले हम आते हैं, ये प्रस्तावना की गई थी इलीगल माइग्रेंट ना बना सके इस तरह की शासन निर्णय। शासन निर्णय क्या था? शासन निर्णय ये है क्या, आप ये समझ लीजिए। मैंने एडवोकेट लियार खान, मैं ऐसा कह रहे कंसल्टेंट हूँ, इसको सोसाइटी एनजीओ फाउंडेशन बनाना है, मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। ये पहला पेज मैं बता चुका हूँ मैंने आपको, ये क्या मतलब 1977 से शुरू हुआ था हमारे यहाँ। ओके, ये बात बताई गई है, कुछ खास बात नहीं है पहले पेज के अंदर। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं, तो देख लीजिए इंग्लिश के अंदर। 12/2025 को आया है। ओके, अमेंडमेंट 11/8/2023 को हुआ था इसके अंदर। उस उर्दू वाली भी पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। उर्दू वाली भी समझ सकते हैं, उर्दू होने के बाद हिंदी वाली भी, हिंदी में भी किया उसका। देखिए, आप अगर हिंदी में आप समझोगे, हाँ, इस अधिनियम के तहत राज्य में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण 11 से किया जाता है, यानी 1977 से किया जाता है, मतलब जब से शुरू हुआ है हमारे गवर्नमेंट मास्टर के अंदर। और एक चीज़ बता दूं, मैं एडवोकेट लियार खान, मैं सोसाइटी कंसल्टेंट हूँ, कि सोसाइटी एनजीओ फाउंडेशन बनाना मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। नाम करेक्शन के ताल्लुक से, गैजेट के ताल्लुक से, नाम का प्रॉब्लम आता है उस ताल्लुक से, बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस कंडीशन में भी आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, कोई भी लीगल मैटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बाजू में कोई गरीब रहता है जिसका कच्चा मकान है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, तो उनको पक्का मकान बना के दे रही है अगर उसके नाम पर है तो। ओके, नंबर 2, जो किराएदार से रहते हैं, किराए से रहते हैं, तो उनको फ्लैट बना के दे रही है सरकार, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं हमारी टीम के पास में, या आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने प्रोसेस बताया हूँ, आप मेरे चैनल इसमें जाके चेक कर सकते हैं। हमारा पहला पेज हो चुका है जिसमें प्रस्तावना की गई थी, ये बात बताएगी जो बताया। दूसरे पेज के अंदर आपको बता देता हूँ शासन निर्णय। शासन निर्णय जो है जन्म मृत्यु नोंदणी अधिनियम 1969 का है। ओके, और ये जो किसके थ्रू बनाया था, नियम 30, सेक्शन 13
सब सेक्शन 3 अनुसार जन्म नोंदणी का मतलब रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये बात की गई है अब ये इसके अंदर, बाकी कुछ खास बात नहीं। तो जो पैराग्राफ है हमारा इसके अंदर, तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 13 के थ्रू चलता है। ओके, ये बात बताई गई है। तो सेक्शन 13 में अनुपलब्ध प्रमाण पत्र कैसा इश्यू करें आप, तो वो बात बताई गई है, तो इसमें बता देता हूं आपको मैं। इसमें ये बात बताई गई है क्या अनअप्लाइड सर्टिफिकेट इशू करना है हमें, और अनअप्लाइड इशू करने के किसके जरिए इशू किया जाएगा, रजिस्ट्रार के थ्रू, बर्थ एंड डेथ जो रजिस्ट्रार होता है उसके थ्रू किया जाएगा, और उसके इशू होने के बाद में आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाकर देना है ताकि आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाए। ये बात बताई गई है, विद लेट फेज के साथ में आपका किया जाएगा। ओके, ये गवर्नमेंट डिसीजन है एक तरह का, ये बात है इसके अंदर। आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपका, इस पेजेस है आप पढ़ सकते हैं इसे। ओके, इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। ये उर्दू वाले समझ लीजिए, हिंदी वाले समझ लेंगे। अब उसके बाद में अब अनुपलब्ध प्रमाण पत्र कैसा इशू करें, इसका प्रोसेस बताया गया है वन बाय वन। आप समझ लीजिए, अच्छे समझिए। मराठी वाले समझ सकते हैं, ये ऑलरेडी जीआर तो मराठी में ही है, मराठी वाले तो इजीली समझ लेंगे, लेकिन उर्दू वाली इसको तो मतलब कि समझाने में, उर्दू वाली जिनको मराठी नहीं आती उन्हीं को समझाना है हमें। देख लीजिए, पहला जो हमारा ये जो चीज़ है, पहला जो पॉइंट्स है, अनुपलब्ध प्रमाण पत्र नॉन अपडेट सर्टिफिकेट कैसा इशू करे, क्या होता है ये समझ लीजिए। पहले शुरुआत में जो पॉइंट नंबर 1 है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो ऐसा होता है, और ये रोज़मर्रा की चीज़ है, ये इस बात आप समझ लीजिए। सबसे पहले ऐसा होता है, पहला पॉइंट इस करके इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा ऐसा हो सकता है क्योंकि जाहिर बात है कुछ ना कुछ मतलब घटना घट सकती है। हाँ, डिलीवरी है, डिलीवरी एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी में हो चुकी है घर पर, अब घर पर हो चुकी है, घर पर होने के बाद में कैसा होता है, क्या इंसान डिलीवरी की पीरियड के अंदर मतलब कि तुरंत नहीं जाता है, क्या भाई उस टाइम में चले जाए और रजिस्ट्रेशन कर ले बर्थ सर्टिफिकेट का, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन कैसा होता है, थोड़ा लेट जाते हैं, तो 1-2 महीने लेट हो जाता है, या फिर उस टाइम में भी जाते हैं, तो उस टाइम में आप क्या करें, किस तरह से इशू करें। अगर घर पर डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो वो कैसा बर्थ सर्टिफिकेट इशू करे, क्योंकि हॉस्पिटल में होता है तो कुछ को टेंशन नहीं है। हॉस्पिटल का समझ लेकर, हॉस्पिटल का मामला कैसा होता है, आप हॉस्पिटल के भी समझ लीजिए। अगर कोई भी हॉस्पिटल में होता है, गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक वो बच्चे जो है डिलीवरी जो हॉस्पिटल में होना चाहिए, तो हॉस्पिटल का ऐसा होता है, हॉस्पिटल से डायरेक्ट रिकॉर्ड हाँ नगर पालिका में, नगर परिषद में, महानगर पालिका में डायरेक्ट चले जाता है और आपको बस भी इजीली इश्यू हो जाता है। ये हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको कोई बात का टेंशन नहीं, कोई बात का टेंशन आने वाला है नहीं। जो हॉस्पिटल में बच्चे मतलब डिलीवरी होती है तो उनका कोई बात का टेंशन नहीं, लेकिन अगर घर पर होती है, इनके सब घर पर डिलीवरी हो जाती है, तो वो कैसा इशू करे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, घर पर अगर डिलीवरी होती है तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट में बताया गई है क्या जितनी भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स है, 9 महीने की जितनी भी रिपोर्ट है, सोनोग्राफी आपके पास किसका पास इलाज था, याद रखो आप। एक पॉइंट याद रखना आपने लाइफ के अंदर, इलाज जिसके पास करो तो एमबीबीएस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएचएमएस या बीएमएस या होगा या तो फिर कोई भी डॉक्टर पास करते हो, तो उनको परमिशन नहीं रहती है डिलीवरी करने की और इलाज करने की। अब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, समझ लीजिए, आप इलाज बीएमएस के पास करते हैं, बीएचएमएस के पास करते हैं, बीओएमएस के पास कर लेते हैं, और टाइम ऑफ द घर पर डिलीवरी हो गई तो फिर वो आखिरी बोलते हैं कि हमें परमिशन नहीं है कि हम आपका इलाज करें। तो इससे बेहतर है कि हम एमबीबीएस के पास इलाज करें, एमबीओ डीजीओ जो गायनेकोलॉजी है उनके पास इलाज करें, और कंटिन्यू इलाज अच्छे बेटर ये है कि कोई डॉक्टर कंसल्ट रहे गायनेकोलॉजी के पास में। ओके, आप जैसे इलाज करते हैं एमबीबीएस के पास में आप, तो आपको लिख कर देंगे अगर घर पर डिलीवरी, तो हाँ मेरा डिलीवरी मतलब इलाज था, लेकिन टाइम ऑफ द डिलीवरी इनके घर पर हो चुकी है। आप इसे समझ लीजिए क्या डॉक्टर अगर आपकी डिलीवरी घर पर भी हो जाती है, इनके आपको टेंशन नहीं है, जिसके बाद आपका इलाज चाहता है, जो एमबीबीएस डॉक्टर है या गायनेकोलॉजी है, वो आपको लेटर पर लिख के देंगे मेरे पास इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट था, लेकिन इनकी डिलीवरी घर पर हो चुकी है, तो उस वो लेटर आपको लगेगा। नंबर 2, आपको आंगनवाड़ी से आपको मतलब कि लिख के लेना पड़ेगा, जो आंगनवाड़ी सेविका रहती है उसको लिख के लेना होगा। आप याद रखिए, जब भी मतलब कि प्रेगनेंसी का पीरियड रहते तो एक आंगनवाड़ी की भी डायरी बना के रख लीजिए, तो वो भी आपको हवाला देना पड़ेगा, उसका भी अहवाल लगेगा आपको, अहवाल उसका आंगनवाड़ी आपको जो भी आपके नज़दीकी जो मेडिकल ऑफिसर रहेगा उसका क्षेत्र का, तो वो आपको बताएंगे हमारा मेडिकल ऑफिसर ये है, वो भी आपको लिख के देगा।
सारे बंच बनाकर मेडिकल रिकॉर्ड, आपका जितना भी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है 9 महीने का, वो लगाकर आपको अनअवेलेबल सर्टिफिकेट के लिए आपको जाना है। कहाँ पर? आपके जो भी ग्राम पंचायत, नगर परिषद या महानगर पालिका, वहां जाकर आपको सारा रिकॉर्ड देना है। इस तरह से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये हो गया 1 साल के अंदर अंदर का मामला। ओके, अगर 1 साल के अंदर ऐसा होता है तो ये आपको इजीली बन जाएगा, आपको कोई बात का टेंशन ही नहीं। ऐसा होता है, घर पर डिलीवरी होती है तो कोई मसला नहीं है। ओके, अब अब ऐसी कंडीशन आती है मोर देन 1 ईयर, ऐसे बच्चे जिनका 1 साल से ऊपर का, आप कितने भी साल के हो गए हो, आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी आप साल के हो, तो वो भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकता है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं। अब उनके लिए नंबर 2, ये नंबर 2 ही थोड़ा हार्ड है। ओके, पहला नंबर 1 तो आपको मैं समझा चुका हूँ। नंबर 1 में क्या करना चाहिए था आपने। ओके, नंबर 1। नंबर 2 उन लोगों के लिए जो बड़े एज के लिए है, जो 1 साल से ऊपर के आपने अब तक बनाए नहीं, मोर देन 1 ईयर की बात शुरू हो रही है। मोर देन ईयर आप समझ लीजिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी आपके साल, आप जो भी साल के हो, आप बस को इशू करना चाहते हैं, एक योजना के लिए इशू करना चाहते हैं, पासपोर्ट बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं, या तो आपका कोई भी पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपका। तो आप कैसा इशू कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अनअवेलेबल सर्टिफिकेट इशू करना होगा। कैसा इशू करना होगा इसका इन्होंने पूरा बताया है। ओके, ये इंग्लिश में आप समझ लीजिए। ये पूरा मैंने, सबसे पहले आपको अनअवेलेबल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपको खुद का रिकॉर्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड देने के बाद में आपको फैमिली प्रूफ देना होगा कि आप इसके लड़के हैं, यहाँ रहते हैं, ये हमारी फैमिली है। ओके, फैमिली प्रूफ होने के बाद में आपको आपकी टीसी देना होगा। टीसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट देना होगा। उसके बाद में आपको रहवासी पत्र देना होगा। रहवासी यानी आपका प्रूफ यहाँ का है यानी वो देना होगा। नंबर 2, हाँ, और उसके बाद में सारी चीज़ डॉक्यूमेंट देने के बाद में, जैसे कि आपको रहवासी पत्र में इन्होंने लिखा है आपका टैक्स पावती, या तो इलेक्ट्रिक बिल, या तो इलेक्ट्रिक बिल नहीं रहा तो वाटर बिल भी नहीं रहा तो आपको कोई रजिस्टर्ड देना होगा, या तो कोई फेरफार क्या हम यहाँ के पक्के रहवासी है, वो चीज़ आपको साबित करनी होंगी। जब ये आपका अनअवेलेबल सर्टिफिकेट इशू होगा। एनईसी जी कहते हैं। एनईसी का मतलब होता है कि आपका रिकॉर्ड नहीं है, उसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ओके, अब ये सारे डॉक्यूमेंट देंगे आप, ये आप इंग्लिश में समझ लीजिए। ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ लिया के देना है? अगर आप कोई देहात में रहते हैं ग्राम पंचायत में, अगर आप नगर परिषद में तो नगर परिषद में, अगर आप महानगर पालिका रहते तो महानगर पालिका में लिया के देना है। ओके, उसके बाद में जो बर्थ निबंधक है आपका रजिस्ट्रार जो है, तो वो आपको क्या करेगा पता है आपको? थोड़ा फास्ट हो गया है, ये इंग्लिश में मैं आपको बता चुका हूँ मैंने क्या क्या रिकॉर्ड देना है आपको। देखिए आप समझ सकते हैं, इन्होंने बताया है आपका एप्लीकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स का ऐसा रहवासी पत्र जिसे कहेंगे आप। नंबर 2 ब्लड रिलेशन, आपको बताना होगा कि हम इनके लड़के हैं, इनके बच्चे हैं, ये हमारे फैमिली है। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद में आता पैन कार्ड, आधार कार्ड, फिर राशन कार्ड होगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो दे सकते हैं। ओके, अगर आपको हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो वो भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास वो दीजिए आप। उर्दू वाले पढ़ सकते हैं उर्दू में, हिंदी वाली पढ़ लीजिए। अब हमारा पेज नंबर 3 चल रहा है, सॉरी पेज नंबर 4 चल रहा है। अब इसके बाद में इस तरह से अगर डेथ भी होती है तो यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। डेथ के लिए भी मतलब कि आपको भी इस तरह से होगा। डेथ के लिए मैं इंशाल्लाह स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अभी बर्थ के लिए ये चल रहा है हमारे पास में। बर्थ और डेथ में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क नहीं होता है। आपको कब्रस्तान की चीज़ा या जो भी मतलब कि शमशा घाट वहाँ की चीज़ा देना होगा, जो ये चीज़ा के लिए। ओके, बस इतनी फ़र्क है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब इसमें मेन बात क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आप ये समझ लीजिए, ये सारे रजिस्ट्रार के पास देना है। रजिस्ट्रार आपका वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट, एक स्ट्रिक्टली वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपका पंचनामा किया जाएगा। पंचनामा का मतलब ये होता है, कोई आपका नगर परिषद से, हाँ, ग्राम पंचायत से या महानगर पालिका से आपके घर पर कोई शख्स आएगा, वो रहवासी चेक करेगा, आजू बाजू के सिग्नेचर लेगा लोगों के, और लोगों के सिग्नेचर लेने के बाद में आपका एप्लीकेशन, एफिडेविट, ये सारी चीज़ें देने के बाद में आपको अनअवेलेबल सर्टिफिकेट इशू होगा। अरे अनअवेलेबल सर्टिफिकेट जो है, अनुपलब्ध प्रमाण पत्र, ये आपको तहसील ऑफिस में जमा करना है विद एप्लीकेशन के साथ में। ये हो गया आपकी सारी चीज़ें। ओके, ये प्रोसेस है। अनुपलब्ध प्रमाण पत्र इशू होने के बाद में आपको ये
के पत्र तहसील ऑफिस में ले आना है विद एप्लीकेशन के साथ में, तो वहाँ का प्रोसेस कैसा है आप समझ लीजिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म ये अब इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। मैंने इंग्लिश में लिखा, ये लोकल इंक्वायरी लिखा हो जो अनपढ़ परफॉर्मेंस के लिए आपको भी एक इंक्वायरी की जाएगी, जैसे पंचनामा है वो आपको मैंने इस करके डार्क करके बताया हो मैंने। ओके, बाद में इशू हो जाएगा। इशू होने के बाद में आपको सारे स्ट्रॉन्ग प्रूफ आपके साथ में लिया कर एप्लीकेशन करना है, और वो कैसा करना है वो इस अब प्रोसेस अब शुरू होता है। ओके, पहला प्रोसेस हमारा पत्र का था डॉक्यूमेंटिंग के लिहाज से, आप समझ लीजिए। आपको तहसील ऑफिस में ले आना है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा रुका देता हूँ। ओके, उर्दू वाले, हिंदी वाले, अब आप सर्टिफिकेट कैसा इशू करें, उसके लिए एप्लीकेशन कैसा करें वो बात बताएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल की आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो इसमें बताया गई है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है आई मीन वही इशू करके देगा। आई मीन तहसीलदार, अब तहसीलदार को कौन मतलब पावर देगा, और देगा कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये बात बताई गई है इसके अंदर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेगा क्या आप इनके सर्टिफिकेट इशू करें, ये पूरा का पूरा जो टोटली जो अथॉरिटी होलसेल अथॉरिटी किसके पास रखी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास रखी गई है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पावर डेलीगेट करेगा किसको, तहसीलदार को, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, वहाँ से आपका इशू करके दिया जाएगा। ये बात है इसके अंदर, बाकी कुछ खास बात नहीं है। आप कैसा इशू करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 3, में ये बात बताएगी कि इशू करने का क्या क्या पैमाना रखा गया, किस तरह से मतलब रखा गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये बात आपको मैं समझा देता हूँ। ये मराठी में है, अब इंग्लिश में समझ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, अथॉराइज बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई मीन कलेक्टर। ओके, ये सारे कौन कौन इशू करके देता है, हाँ देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, हु आर द अथॉराइज बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो अथॉराइज करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, ये बात बताई गई है। अब ये समझ लीजिए, किसी को बस इशू करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट बताया गया है क्या आपको प्रूफ करना है कि आपका पैदाइश उस जगह की है जहां आप रहते हैं। ओके, नंबर 1 याद रखिए। नंबर 2, आपको कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड है तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3, अगर किसका डेथ सर्टिफिकेट आप इशू करना है तो आप आपके पास जो भी है ऑटोस्पेड रिपोर्ट, जो दवाखाने की जो रिपोर्ट रहती है वो दे सकते हैं। नंबर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दे सकते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड दे सकते हैं, अगर हॉस्पिटल में डेट हो तो वो दे सकते हैं। और उसके बाद में आता है अगर नॉर्मल डेट हुई है तो आपको बताना पड़ेगा ये इनकी नॉर्मल डेट हुई है, कब्रस्तान में मतलब डेट हुई, वहाँ की चिट्ठी लगेंगी, आपको सारी चीज़ें लगेंगी। और वक्फ बोर्ड का भी एक सर्टिफिकेट आता है वो भी लगेगा जब आपको मतलब कि डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा। ओके, सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके बाद में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस है। अब बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से ऐसा है क्या, अगर दवाखाने का प्रूफ है तो वेल एंड गुड, मसला नहीं है। या दवाखाने का प्रूफ नहीं है आपके पास में तो आपको साबित करना पड़ेगा कि हमारा घर पर डिलीवरी है। घर पर डिलीवरी के लिए आपको टीसी पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में स्कूल का डॉक्यूमेंट्स, स्कूल का डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास में, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, स्कूल की सर्टिफिकेट। ओके, अब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इसमें क्या है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में क्या लिखा है देख समझ लीजिए। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपके वालिदैन की चल जाएंगी। ओके, आपकी फैमिली की चल जाएंगी, कोई मसलन वाटर बिल भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिक बिल भी चल जाएगा इसमें से। अब क्वेश्चन ये आता है सर हमारा किराए का मकान हम कैसा करें, तो आप रजिस्टर्ड डीड वगैरह होंगे, आपके रेंट एग्रीमेंट, इस तरह से कुछ चीज़ें होंगी कि आप यहाँ के रहवासी है, वो सब कुछ बनाना आपको पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वहाँ के लोग हैं। ओके, 7/12 भी चल जाएगा आपका। फिर बाद में फेरफार, अगर आपके खानदान में किसी ने भी ऐसा खरीदी लिया होगा, बेचा होगा, तो वो भी चल जाएगा कि हम यहाँ के रहवासी है, ये बात प्रूफ करना है आपको। ओके, या तो आपके अब्बू ने कोई ज़मीन लिया होगा और बाद में आप किराए के मकान में चले गए तो वो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। रजिस्टर्ड डीड यानी इनकम, जो ये कहते हैं कि रेंट एग्रीमेंट हम इतने सालों से रहते हैं, ऐसा आपको प्रूफ करना पड़ेगा। पहले बहुत ईजी था, अब थोड़ा सा फिल्ट्रेशन आ चुका है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद में आप उर्दू वाली समझ लीजिए, ये हिंदी वाले। अब नेक्स्ट आता है हमारा हाँ
ओळख के जो आइडेंटिटी प्रूफ है इसमें तो खास नहीं, वाहन परवाना ये तो रहते हैं। मतदान कार्ड भी याद रखिए, मतदान कार्ड जरूर बनाइए, आधार कार्ड भी बनाइए, पैन कार्ड बनाइए, पोस्ट आने बैंक पासबुक, पैन कार्ड वगैरह, जॉब कार्ड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के मसला नहीं है। कुटुंब पुरावे, ये कुटुंब पुरावे बहुत, फैमिली पुरावे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहले फैमिली पुरावा का मतलब ये होता है कि आप इनके बच्चे हैं, ये हमारे आवा अजदाद है, ये प्रूफ करना है आपको। ओके, तो इसके लिए आपको आपके अब्बू का बहुत सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या तो फिर आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड या तो फिर ऐसी खरीदी खाद वगैरह आपको साबित करना पड़ेगा, जिससे आप उनकी फैमिली की से बिलोंग रखते हैं, वो सारी चीज़ देना पड़ेगा। राशन कार्ड भी, शुद्ध पत्रिका, राशन कार्ड या विवाह प्रमाण पत्र, इस तरह से देना होगा आपको। जो भी चीज़ें आपके पास में अवेलेबिलिटी है वो दीजिए आप, फैमिली पुरावे जिसे कहते हैं आप। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर नहीं है तो बनाइए आप, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ओके, फैमिली पुरावे के अंदर फैमिली जो प्रूफ्स है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली किसका भी चल जाएगा, या फिर रहवासी पत्र या राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप बना के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चौथे नंबर पर ये चीज़ें आप समझ लीजिए, सारी चीज़ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाती है, सारे डॉक्यूमेंट आप देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आपके स्कूल की टीसी दिया, आपका आधार कार्ड दिया, आपका रिवाइजी प्रूफ दिया, यानी मीन्स टैक्स पावती, वाटर बिल, सारी चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी वो सारी चीज़ दिया। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे आपके। वेरीफाई अगर कुछ मिस्टेक होती है तो आप पर एफआईआर भी हो सकती है, ये बात समझ लीजिए आप। इसके अंदर थोड़ा ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, फिर बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आपका पंचनामा किया जाएगा तहसील ऑफिस से या तो ग्राम पंचायत से, जहाँ आप रहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राम पंचायत में रहते हो तो ग्राम सेवक जाएगा चेक करने के लिए, ग्राम सेवक जो भी रहती है उसके मतलब के। हाँ, या तो आप फॉर एग्जाम्पल नगर परिषद में रहते हैं तो वो जो भी कर्मचारी वहाँ जाएगा तहसील ऑफिस में, तलाठी वगैरह आपके घर पर आ सकता है, पंचनामा करेंगे, आजू बाजू के लोगों के लिख के जाएंगे। जिस तरह हमारा अनवरल सर्वे में महानगर पालिका वाले लोग आए थे आपके चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल, इससे पहले मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ, तो वैसी मतलब कि ये भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओके, उनका आपका दोबारा पंचनामा किया जाएगा कि आप यहाँ की प्रूफ है, यहाँ की रवासी है या नहीं है। पंचनामा होने के बाद में आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा। लास्ट में आप पंचनामा हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लास्ट में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। ओके, पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में। ओके, अब डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको पेपर न्यूज़ में भी न्यूज़ देना है आपको, एंड पेपर पब्लिकेशन करना है, पेपर लोकल न्यूज़पेपर में देना है आपके खर्चे लगाकर। ओके, ये सारी चीज़ देना है आपको, ये इंग्लिश में समझ लीजिए आप। हाँ, इसके बाद में आता है आपको टाइम ऑफ द बर्थ। ऐसे आपको दो प्रूफ देना होगा, विटनेस जो आपको मतलब टाइम पर मतलब के आपकी पैदाइश के टाइम पर मतलब को थे। ओके, आई मीन्स आपके जो आपसे उम्र से 10 साल 20 साल बड़े लोगों का प्रूफ देना होगा कि हमारे सामने बच्चा पैदा हुआ है, वो आपको आपका विटनेस रहेंगे, वो आपका एफिडेविट देंगे आपका, यानी दो विटनेस लगेंगे फैमिली में के। ओके, एक आपका खुद का एफिडेविट रहेगा, दो फैमिली की विटनेस रहेंगे, ये भी आपको एफिडेविट देना है आपको, ये समझ लीजिए आप। ये थोड़ा जैसे कि आप क्वेश्चन ये आता है सर किसी के 60 साल उम्र है, आप उसका अब उसको लगेंगे कम से कम 80 साल का उम्र का। ओके, उससे 20 साल के ऊपर का, तो वो थोड़ा क्रिटिकल मामला हो चुका है। इसमें किसका इजील बन जाएगा, इसकी उम्र 30 साल है, किसकी उम्र 20 साल है, तो उनको 30 साल वाला मिल जाएगा, 30 वाले को 40 साल वाला मिल जाएगा, और 40 वाले को 50 साल वाला मिल जाएंगे, 60 वाले को उसको प्रूफ यानी उसके साथ यानी ऐसा कोई 80 साल का उम्र का विटनेस वाला नहीं मिलने वाला है। यानी उम्र से हमें विटनेस कितना बड़ा होना, आपसे 20 साल या 10 साल बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 10 साल भी तो बड़ा होना चाहिए। ओके, ये बड़ा मसला आएगा आपका, ये समझ लीजिए आप। दो विटनेस फैमिली की होना बहुत ज़रूरी है, ये बात रखी गई है इसके अंदर। आप सारे एविडेंस होने के बाद में आपका पुलिस पंचनामा होगा, पुलिस पंचनामा के बाद में आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट फेक निकलते हैं आपके, तो आपको तुरंत आपके नाम की एफआईआर कर दी जाएंगी, ये बात समझ लीजिए आप। ऐसा नहीं है क्या बाद में किया जाएंगे, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट फेक होते हैं तो आपकी तुरंत एफआईआर कर दी जाएंगी, ये बात बताई गई है इसके अंदर। ओके, आपको एप्लीकेशन देना है, फिर डिक्लेरेशन देना है, सारी चीज़ देना है, और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम फॉल्स डॉक्यूमेंट अगर आप देते हैं तो उसके बाद में आपके एफआईआर की जा सकती है। ये डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी कुछ खास बात नहीं है इसमें। अब मैंने सारी चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन तो बता चुका हूँ, ये भी एप्लीकेशन एफिडेविट और डिक्लेरेशन वगैरह देना, ये तो आपको बता चुका हूँ मैंने, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये उर्दू में, हिंदी में,
उर्दू वाले थोड़ा सा रुक जाता हूँ मैं। आप समझ लीजिए, आप अब सवाल ये उठता है कि सर हमको समरी में समझा दीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपको दो पैरामीटर तय किए गए हैं। पहला पैरामीटर जो है आपका एनईसी इशू करना, एनईसी नॉन वेलिड सर्टिफिकेट इशू करना। ये आपको आपके, अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो ग्राम पंचायत इशू होगा, अगर आप नगर पालिका में रहते हैं नगर पालिका में इशू होगा, अगर आप महानगर पालिका में रहते हैं महानगर पालिका से इशू होगा। इसका पहला तरीका ऐसा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट देना जो तहसील में दिया है वही आपको डॉक्यूमेंट देना है, सेम टू सेम। ओके, आपकी टीसी, आपका राशन कार्ड, आपके पास में रहवासी पत्र और एफिडेविट वगैरह जो भी आप वो मांगे एज पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वो आपको प्रूफ करना होगा। उसके बाद आपका पंचनामा होगा, पंचनामा होने के बाद में आपको एनईसी इशू कर दी जाएंगी। ये होगा एनईसी का तरीका, इसके जरिए बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार के थ्रू। ओके, ये इशू होने के बाद में आपको तहसील ऑफिस से इशू करेंगे। तहसील ऑफिस ये अब इसका जो पावर है वो कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा तहसील ऑफिस वाले को, क्या भाई इनके बर्थ सर्टिफिकेट इशू करके दो आप अलग अलग डिवीजन ऑफिसर के अंदर। ओके, तो इसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। आपके पास में टीसी होना ज़रूरी है, आपके पास में बर्थ रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, फैमिली के प्रूफ होना ज़रूरी है, फैमिली के यानी आपके अब्बू का रहवासी पत्र, उनकी टीसी, उनका इलेक्शन कार्ड, अम्मी अब्बू के पत्र होना चाहिए कि आप उनके बेटे हैं, फैमिली के ऐसे प्रूफ आपको जाहिर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रहवासी पत्र देना होगा, राशन कार्ड हो गए, टैक्स पावती हो गई, इस तरह से डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ करना होगा, या तो फिर फेरफार हो गई, इससे अगर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है रहवासी वो प्रूफ करना होगा। प्रूफ होने के बाद में आपको पेपर पब्लिकेशन करना है कि हमारा जन्म इतनी तारीख को हुआ है, वो पेपर में आएगा। पेपर में होने के बाद में आपको पंचनामा होगा, आपका तहसील ऑफिस से भी पंचनामा होगा तहसील से। उसके बाद में लास्ट में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको जन्म दाखला इश्यू कर दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? इसके बाद में सर सारे स्ट्रॉन्ग प्रूफ क्या आएंगे। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट देते हैं कोई तरह का तो आपको उसी टाइम में आपके नाम एफआईआर की जाएंगी और आपको मतलब कि क्रिमिनल ऑफेंस आप पर लग जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं सारी चीज़ बता दिया हूँ मैंने। अगर कुछ छुट जाता है कॉमेंट्स में पूछिए, इंशाल्लाह कुछ भी रहता है। बर्थ के ताल्लुक से बताया तो डेथ सर्टिफिकेट इस तरह के ताल्लुक से भी इस तरह से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमें, जैसा मैंने आपको ये बताया है। आपको कब्रिस्तान की पावती, शमशाबाद की पावती, आपकी प्रूफ वगैरह कब डेथ हुई, कैसी डेथ हुई, ये सारी चीज़ आपको साबित करना है। उसके बाद में आपको बर्थ सर्टिफिकेट का अनअवेलेबल सर्टिफिकेट इशू होगा, बाद तहसील ऑफिस से भी ये डॉक्यूमेंट प्रूफ करना होगा, उसके भी पंचनामे होंगे। इस तरह से आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी इशू होगा, अब बर्थ का भी ऐसे इशू होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप अच्छे से समझिए। लास्ट में आपको एक चीज़ मैं याद दिला देता हूँ, खास करके ऐसे लोग जिनके खुद कच्चे मकान हैं आपके पड़ोस में अड़ोस में, उनको बताइए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म निकले, हमारे ऑफिस पर फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। हमारा ऑफिस का जो एड्रेस है अकोला महानगर पालिका की वेबसाइट में है। हमारी टीम फॉर्म फिल करके दे रही है, मिनिमम फीस के अंदर आप आ सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ तहसील ऑफिस के सामने, जहाँ इससे पहले बनी शॉप थी। किसी को बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से पूछना है, बनाना है, तो आप उससे रब्ता कायम कर सकते हैं। चेंज नेम करेक्शन के ताल्लुक से गैजेट करते हैं, बहुत सारे हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।